अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और जनाब, बारिशों का सिलसिला जो शुरू हुआ तो कल एक भी मैच नहीं खेला जा सका पीएसएल सीजन 9 में। 2 मैचेस कल प्लान थे, दोनों मैचेस रावलपिंडी में थे और बारिश ने मौका नहीं दिया कि कोई एक भी बॉल करवाई जा सके। तो इसका मतलब यस, जो ये चारों की 4 टीम्स थी उनको एक पॉइंट्स मिल गए और एक पॉइंट जो है वो लेकर फ़ायदा लाहौर कलंदर्स का ये हुआ कि उनके पॉइंट्स टेबल पे 1 पॉइंट ज़रूर आ गया। मगर आज होगा अगला मुकाबला और वो जो मैच है वो कराची में खेला जाएगा। कराची किंग्स होगी मद्दे मुकाबल द टेबल टॉपर्स मुल्तान सुल्तान्स के। सो कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स वुड बी इन एक्शन इन कराची एंड कराची में एक ही दिन हो गई बारिश बहुत था, क्योंकि कराची में बहुत मुश्किलात से बारिश होती है। सो नो रेन फोरकास्ट। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और कराची में जैसे सवेरा ने कहा कि बड़ी मुश्किल से बारिश होती है, बारिश के बाद उससे ज़्यादा मुश्किल होती है बारिश के बाद उससे ज़्यादा मुश्किल होती है। और फिर कराची वाले ये भी उसके बाद कहते हुए सुनाई देते हैं कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। क्या बात है, ये तो शुरुआत ही जो है ये शायराना माहौल। मतलब क्या सुबह तो नहीं, खैर दोपहर। देखिए बात यह है कि जब मैचेस ना हो रहे हों और आप एक दिन पूरे का पूरा 2 दिन आपके इसके ऊपर चले जाएं और लोग आपको देख रहे हों कि ये कितना टाइम हमारा और लेंगे। ये मुझे पता है, जो टीवी से लोग देख रहे होते हैं वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं जब मैं और आप बात कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बैठे और भी जो जितने भी लोग हैं वो भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं। नहीं, मगर आपने बीच में कहा कि लोग हमें देख रहे हैं कि हम कितनी गुफ्तगू करें। किन लोगों पे इशारा किया आपने? जो टीवी पे बैठे हुए हैं, टीवी के उस पार जो बैठे देख रहे हैं उन लोगों की तरफ इशारा है कि कितनी लोग असल में ना, जब 2 लोग आपस में बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में दोपहर है लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे होंगे जहाँ पर शाम हो रही होगी, जहाँ पर रात हो रही होगी, कहीं पर सुबह हो रही होगी। तो सबके लिए सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर। और बात हुई है आज के मेरा ख्याल से इस गुफ्तगू को हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेते। नहीं, शो पे ब्रेक नहीं लगा रहे, अपनी गुफ्तगू पे ब्रेक लगा रहे, बिकॉज हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम ही बात करते रहेंगे तो वो लोग कब बात करेंगे। सो यस, खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ की फैमिली, हमारे पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद सावत हम हमारे साथ मौजूद है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुशी भाई, क्या बात है मुशी भाई, क्या बात है। आपने फराज का शेर सुना और आपने कहा जो इंटरटेनमेंट लेते हैं लोग हमें देख के टीवी के ऊपर, आपने दूर का कहा। उन्होंने आपसे सवाल किया कि किन लोगों की बात कर रहे हैं। हम भी आपके पास बैठे हैं, हम आपको बहुत इंजॉय करते हैं आपकी शायरी पे और आपकी शेर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लगते भी हैं, अपने गेटअप से भी शायर लगने लगे। मैं कहने लगता शेर लगने लगे। आपने कौन सा सुनाया था? इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। इसका जवाब दूं? हाँ जी। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बनाए। ये मतलब ये जोर का जोड़ जो है ना वो मुशायरा शुरू हो गया है यहाँ पे। साथ ही साथ हमारे जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। शेर शायरी इतनी हो रही है, मैं गिदड़ी ठीक। क्या बात है विजय भाई, क्या बात है। तो यही जो है मज़ा है यहाँ पे कि गुफ्तगू इस तरह चलती रहती है कि जैसे हम फैमिली मेंबर्स जो है, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुकी हूँ कि एक लाउंज में बैठे एंजॉय कर रहे हैं इस गुफ्तगू को। और हमारे सारे साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको भी बहुत बहुत खुशामदीद। एंड थोड़ी ही देर में हम सिलसिला शुरू करेंगे गुफ्तगू का, आप लोगों से भी, और आप लोगों के भी सवालात यहाँ पूछे जाएंगे जिनके जवाबात हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। बट येस, 2 मैचेस जो कल नहीं हो सके, क्या डिफरेंस आया थोड़ी देर में आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे। मगर हाफिज, एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर। यस, कैसे हैं भाईजान? बहुत अच्छे हैं, चमक रहे हैं जी। सो स्पार्क्स, कल आपसे पूछा था स्पार्क्स का सवाल, क्या था सवाल और किसने दिया सही जवाब, आपको जल्दी से ये बताते हैं। सो कल सवाल आपसे पूछा गया था कि पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का एजाज किस प्लेयर के पास है, सबसे ज्यादा छक्के जो हैं वो किस प्लेयर ने पीएसएल में हिट आउट किए हैं। और इसका सही जवाब पता ही होगा आप लोगों को, पूछ लेती है ऐसी फॉर्मेलिटी में।
अच्छा, क्योंकि मैं नमाज पढ़ के फारग हो रहा था, किसी ने आवाज़ लगाई ऊंची सारी कि उस बंदे ने मारी है, तो मैंने सुन लिया, तो मैंने इग्नोर किया कि मैंने नहीं सुना ताकि मैं जीत सकूं। मेरा ख्याल है फ़खर ज़मान ही है। हाँ बिल्कुल जी। सो फ़खर ज़मान बड़े में मुझे लगता है अरसा हो गया हमें जो है फ़खर ज़मान के उस तरह सिक्सर्स देखते हुए। सो यस, आई होप वो वापस फॉर्म में आए और फिर से इस रिकॉर्ड को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लें ज़्यादा। तो सही जवाब देने वाले हैं मोहम्मद ताहिर फ्रॉम भावलपुर। मोहम्मद ताहिर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन एंड यू कैन शाइन विद स्पार्क्स। मूविंग ऑन फर्दर, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज का क्या है सवाल स्पार्क्स के लिए? स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन आपको मिलेगा अगर आपने सही जवाब दिया। PSL हिस्ट्री में 2 बैटर्स के दरमियान हाईएस्ट पार्टनरशिप कितने रन्स की है? यस, हाईएस्ट पार्टनरशिप PSL में कितने रन्स की है ये बताइए। और जवाब देने के लिए आपने मैसेज करना है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 0346650361 0346650361। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से मैसेज कीजिए, सही जवाब दीजिए और आपको मिलेगा स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन एंड शाइन विद स्पार्क्स। मूविंग ऑन फर्दर, आज का मुकाबला कराची किंग्स होगी मध्य मुकाबिल मुल्तान सुल्तान्स के। मुल्तान सुल्तान्स कराची में आके क्या एक्सपेक्ट करें हम? आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। उसका मैच का मज़ा इसलिए आएगा कि कराची को थोड़ा सा एडवांटेज गया हुआ है जो जीते हैं मैच। नहीं, हार गए थे, हार रहे हैं, आखिर में हार गए थे ना। हाँ, मगर उनकी पिचों का थोड़ा सा ना मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मगर जैसे हमने कहा था, मुल्तान सुल्तान जब मुल्तान से निकली है और लाहौर में आई है, उन्होंने आते ही बड़ी क्लिनिकल और बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। आई थिंक उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि टेबल के ऊपर वो टॉप पे हैं। जब बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है ना, तो आई थिंक वो सिंपल चीज़ों को जितना फोकस करेंगे, जितना अपनी स्ट्रेंथ पे रहेंगे, तो कराची किंग्स के लिए बहुत मुश्किल है मुल्तान सुल्तान को हराना। उसकी रीज़न पीछे ये है कि वो आई थिंक द कॉन्फिडेंस लेवल और उनके जो मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त, वो उस वक्त मुल्तान सुल्तान को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एडवांटेज आता है। आई बिलीव बिल्कुल ग्लैडिएटर्स ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था, अच्छे तरीके से किया था। अच्छा, मुझे पे फ़र्क क्या लगता है आपको मुल्तान में और दीगर टीमों में? जैसे आपने कहा कि वो मुल्तान में अच्छा खेले, फिर लाहौर आए, लाहौर में भी अच्छा खेले, अब कराची उन्होंने जाना है, तो अब तक के जितने भी मैचेस हुए हैं मुल्तान में और दीगर टीमों में क्या फ़र्क है जो उनको मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं या ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं? गुड क्वेश्चन। उसका ये है कि वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना, जो विनिंग मोमेंट्स होते हैं, वो कैश करते हैं। बाकी टीमों से वो कैश नहीं होते। फॉर एग्जांपल विकेट चाहिए होती है तो विकेट मिल जाती है उनको। पार्टनरशिप 2-3 विकेटें उनकी गिरती हैं तो एक पार्टनरशिप चाहिए तो पार्टनरशिप लग जाती है। अच्छा, उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच की जरूरत पड़ती है तो वो कैच कर लेते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा कैच ड्रॉप करने वाले। अच्छा, इससे ऊपर क्या है कि ऊपर से जो भी डिसीजन करता है रिजवान बॉलिंग में, वो कामयाब हो जाता है। तो आई थिंक ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपको एज ए टीम आगे लेके चले जाते हैं। कहते हैं ना, यू कैश ऑन द राइट टाइम, तो फिर आपको वो ईजी हो जाता है मैच जीतना। तो ये मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी ये है। और जो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मोहम्मद अली की शक्ल में, रिजवान की शक्ल में और इफ्तिखार की शक्ल में नीचे मिडिल ऑर्डर से, और जो उनके साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हैंड्रिक्स, ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, जो मेन प्लेयरों की होती है, ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी के नीचे जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज हैं इफ्तिखार की शक्ल में, बॉलर्स की शक्ल में, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे क्या होता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है, जैसे लड़का उस्मान आया, उस्मान ने आते ही खेलना शुरू किया और वो बड़ा अच्छा खेल गया। उसने तकरीबन 96 किया उसने। तो आई थिंक वो डिसीजन जो भी लेते हैं, वो उनको डिसीजन के ऊपर उनको बैकिंग बहुत तगड़ी है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि पॉइंट्स की वजह से, जीतने की वजह से यहाँ से यहाँ पे है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, हाफिज साहब एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ, जब बड़ा तगड़ा होता है ना, तो फिर आप डरते नहीं अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए। आपका कहते हैं ना, वो हदीस है जिसका मफहूम है कि जैसा इंसान गुमान करने लग जाता है, अल्लाह फिर वैसे फैसले करता है। तो इनका गुमान बड़ा तगड़ा कि मैं आउट कर दूंगा, आउट कर देते हैं, मैं स्कोर कर दूंगा, स्कोर कर देते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा फैक्टर है, आई बिलीव। और सारे सब एक साथ केमिस्ट्री बनी हुई है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हम हमेशा यही कहते हैं कि एक टीम में वो टीम केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। आपको लगता है मुल्तान सुल्तान इज़ वेरी वेल जेल्ड? वैसे तो टीम जीत रही होती है तो सारी टीम्स ऐसी लगती हैं, मगर लग रहा है कि हर बंदे को अपनी रोल क्लैरिटी है। इनकी जो जेलिंग है, आपने इनकी विन से देख लिया। कराची थोड़ा डिप्रेस्ड है, उसको वो चीज़ नहीं मिली जो उसके पास है, पोटेंशियल है उसके पास। लेकिन यहाँ मुल्तान हैज़ टू अडेप्ट टू कराची विकेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स
कराची विल ट्राई इट्स बेस्ट बिकॉज हमने पहले भी कहा कि वो क्राउड इतने नहीं आए यू नो क्वेटा और कराची के मैच में, बट वी होप दैट कराची गेट्स ऑल द सपोर्ट जो कि इसको मिलनी चाहिए अपने शहर के साथ। लेकिन आपने एक सवाल किया था कि इनमें फ़र्क क्या है। हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। कराची कराची है, मुल्तान मुल्तान है। अच्छा, वैसे पीजे मीर साहब की सेंस ना ऑन हो चुकी है, मीटर डाउन हो चुका है। वो इतनी सीरियसली आते हैं एंड देन उसके बाद एकदम से और मैं कह रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त हो गया, क्योंकि कहते हैं एनवायरनमेंट टेक ओवर। एनवायरनमेंट ने ऐसे टेक ओवर किया, आप चुपके से हमें छेड़ने भी शुरू कर दिया और हमें पता भी नहीं लगने देते। कंपनी इफेक्ट्स एंड दिस इज व्हाट द कंपनी इज इफेक्टिंग। बिगाड़ दिया हमने पीजे मीर साहब आपको। बट यस, जिस तरह बात की मुल्तान सुल्तान्स की एंड मुल्तान सुल्तान्स के कंपोजर की, देयर वाज जस्ट वन टीम अभी तक पीएसएल सीजन 9 में जो मुल्तान सुल्तान्स को हराने में कामयाब हुई और उन्हीं के फोर्ट्रेस में हराने में कामयाब हुई, पेशावर ज़ल्मी। व्हाट डिफरेंस वाज देयर? पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया था, या उस दिन मुल्तान सुल्तान्स का बैड डे था? ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ और बहुत सारी डिस्कशन होगी आफ्टर द शॉर्ट। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है आज जो मैच खेला जाएगा पीएसएल 9 में, जहां कराची किंग्स का मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से। और ब्रेक पे जाने से पहले से हम बात कर रहे थे कि एक ही टीम है जो अभी तक मुल्तान सुल्तान को इस पीएसएल में हरा सकी है, एंड दैट इज पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान में हुआ था ये मुकाबला मुशी भाई, और ये वो वाला मुकाबला था जहाँ पे वो एक कंट्रोवर्शियल कैच और आउट 6 और कैच वाली एक चीज़ हुई थी कि बाउंड्री से बाहर जाके वो कैच लिया गया था एंड 6 के बजाय इट वाज कॉल्ड एन आउट, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। क्या डिफरेंट किया था पेशावर ज़ल्मी ने जो वो मुल्तान सुल्तान को ग्रैब कर सके? आई थिंक एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज उन्होंने लिया था, टॉस जीत के बैटिंग पहले की थी। मुल्तान सुल्तान की पिचों के ऊपर ना थोड़ा सा फास्ट बॉल और स्पिनर्स को ज़रूर हेल्प मिलती है। अच्छा, जब आपका स्कोर कर देते हैं ना ऑन बोर्ड, तो उसका प्रेशर एक रहता ही रहता है। और फिर उनकी जो पेशावर ज़ल्मी की थी वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तगड़ी थी, मतलब छोटी छोटी परफॉर्मेंस थी, लंबी नहीं थी। इनकी तरफ से इफ़ आई रिमेंबर, यू जस्ट एक्चुअली मेंशन मी इन अ ब्रेक के वो 2 प्लेयरों ने 50 भी किया उनकी तरफ से, मुल्तान सुल्तान की तरफ से, आई बिलीव। फिर भी उसके बाद एक प्लेयर ने 50 किया। आई थिंक इनकी जो थी ना स्लो प्रोग्रेस थी, ये गेम को बहुत ड्रैग किया था। चेस करते हुए ड्रैग नहीं करना चाहिए, उस मोमेंटम को छोड़ना नहीं चाहिए। सो आई थिंक उस वक्त पेशावर ज़ल्मी की बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी तगड़ी थी। बाबर आजम, मैं इफ आई रिमेंबर माई वर्ड्स नाउ, मुझे अंदर से पता था कि बाबर आजम और रिजवान आपस में बहुत अच्छे गहरे दोस्त भी हैं, बट सेम टाइम गहरे दोस्तों में जब कंपटीशन होता है तो दे वांट टू बीट ईच अदर डेस्परेटली। और उसमें बाबर आजम की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कि बाबर आजम वाज रनिंग अराउंड एवरीवेयर। वो जो इम्पैक्ट था ना, वो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशावर ज़ल्मी। और जो बाबर आजम की इस दफ़ा बॉडी लैंग्वेज भी एज ए कैप्टन वो डिफरेंट है, क्योंकि डैरन समी भी आके उनको कई दफ़ा गेयर अप कर देते हैं। जैसे जब इनको आई थिंक लाहौर में स्कोर हो रहा था तो डैरन समी और कमेंटेटर्स कह रहे थे, वेयर इज डैरन समी, वेयर इज बाबर आजम, somebody has to go and speak to Arshad because he was going for runs. So I think वहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आए। तो अच्छे कप्तानों और जो पेशावर ज़ल्मी का उन दिन का मोमेंटम था ना, उस दिन का मोमेंटम ये था कि आई थिंक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी और बॉडी लैंग्वेज बहुत तगड़ी थी। और छोटे छोटे मोमेंट्स, जैसे मैंने कहा ना मुल्तान सुल्तान जीती है लोगों से, ये उस दिन मुल्तान सुल्तान से छोटे छोटे मोमेंट्स जीती थी। बिल्कुल। पीजे साहब, ये जो मुल्तान की अभी बात की है कि वो जैसे टेस्ट मैचेस में तो आप सेशन जीतते हैं, T20 में आपको मोमेंट्स जीतना पड़ते हैं, मुल्तान सुल्तान में आपको लगता है एबिलिटी का भी फ़र्क है खिलाड़ियों की जो दीगर अपनी मुखालिफ टीमों से? डेविड मलान की बात कर लें, हेंड्रिक्स की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की बात कर लें, तो इनकी स्टेबिलिटी में, ये इनके खेल के तसलसल में वो भी एक बड़ा फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं होता। ये जिस तरह आप कह रहे हैं ना, जो मुश्ताक ने बात की है कि मोमेंट टू मोमेंट जो छरा चल जाए, दैट्स इट। हर एक में एबिलिटी होती है। आपकी जब ये बिडिंग होती है, आप उसको सोच के बिडिंग करते हैं कि ये लड़का कैसे खेलेगा, क्या करेगा। सो आपने प्लान पहले बनाया होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइंग प्लेयर्स। तो वो ये जो और बाइंग आप प्ले करें इस फॉर्मेट के लिए, तो इस फॉर्मेट के अंदर आपने देखेंगे कि ये चलने वाली बात होती है। अगला जैम करेगा आपको और आप कोशिश करेंगे चलने की। सो अभी हम मुल्तान सुल्तान को देख रहे हैं, देयर ऑन अ रन, यू नो, और क्या कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में, देयर ऑन अ रोल। तो वंस द रोल इज देयर,
एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक झटका पड़ता है, आप देखते हैं कि वहाँ आपका टीम का मोमेंटम ही चेंज हो जाता है, सारा चेंज हो जाता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज लाहौर कलंदर्स, यू नो, बॉटम टू बॉटम, ओ जी खत्म हो गया, ये हो गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन रिवाइवल। सो लड़कों में एबिलिटी है सारों में, ये चलने की बात है, और अगला चलने देता है, ये चलवाने देता है, दैट इज द कॉन्टेस्ट। बट एटलीस्ट फॉर्म तो उस वक्त मैटर करती है। आपने जिसको आपने पिक कर लिया, ठीक है, आपने जो है आपका ड्राफ्ट हुआ, उस ड्राफ्ट में आपने प्लेयर्स को पिक कर लिया, बट करंटली कौन सा प्लेयर, क्या आपके प्लेयर्स क्लिक कर रहे हैं, क्या आपके प्लेयर्स फॉर्म में हैं, क्या आपके प्लेयर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे? बिकॉज मुल्तान सुल्तान हैज़ दिस एडवांटेज। आप मुल्तान सुल्तान में उसामा मीर को देख लें, आप मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद अली को देख लें, आप मुल्तान सुल्तान में अब्बास आफरीदी को देख लें, दे हैव बीन रिस्पॉन्डिंग ऑन एंड ऑन। और जिस टीम की फिर बॉलिंग तगड़ी हो तो वो तो हम कहते हैं बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट। इसके अंदर एक और एक फैक्टर होता है, जो जिस लड़के को कई दफ़ा चांस नहीं मिलता है, जब फॉर एग्जांपल बाबर आजम या फ़खर लंबा स्कोर कर जाते हैं, नीचे चांस नहीं मिलता है, एक फाइटिंग स्पिरिट नीचे से भी बनती है कि जिसको मौका मिलता है और वो अपनी शॉट सिलेक्शन बड़ा सोच के खेलता है, क्योंकि उसने आगे भी खेलना है। तो ये जो आपका इनर कंपटीशन है, ये बड़ा रहता है, क्योंकि अगर आप इसके इनर कंपटीशन नहीं हो, देखो आपके 3-4 प्लेयर्स ऊपर जो हमने पिछले वर्ल्ड कप्स में देखा है, वो रन्स करते थे, पीछे हम कोलैप्स कर जाते थे, फिर आपका कभी नसीम शाह आ गया, कभी शाहीन आ गया, वो इधर उधर मार के हम कर जाते थे। लेकिन एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, क्रिकेट के अंदर आपको 11 लड़कों की पार्टिसिपेशन चाहिए, लेकिन जो लोअर हाफ है, सैडली हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन आजकल की क्रिकेट के अंदर we've got to take them seriously because they're the match winners. बहुत जरूरी। That is the crux of it. बल्कि नेट्स के अंदर भी आप देखोगे कि जो 9-10 जैक्स होते हैं, उनको बॉलर्स आ रहे हैं, भी फेंक रहे हैं, और भाई उनको उतनी बॉलिंग करो जिस तरह तुम टॉप ऑर्डर को कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जब अपने जाना खेलना है मैच के अंदर, तो वो टॉप ऑर्डर बॉलिंग को खेलना है। तो एज अ कैप्टन मैं तो बेस्ट बॉलिंग लगाऊंगा, ये जो 9-10 जैक्स आते हैं, क्योंकि ये तो फंसा देते हैं मैच आके नहीं। और इनर कंपटीशन ही था मुशी भाई, जहां आपको याद हो कि इफ्तिखार को पीछे भेजा गया था और नीचे डाउन दी ऑर्डर भेजा गया था, और जिस तरह गुस्से में आके ही वन द मैच फॉर पेशावर सेल्फ। I think वो aggression, sometimes that you need that aggression. Yes. और वो एग्रेशन के जैसे पीजे मीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, आपको मोमेंटम को ना कैश इन करने के लिए, जैसे कोई भी अच्छा ड्रामा या अच्छी फिल्म होती है ना, उसके कई दफ़ा छोटे छोटे रोल ज़्यादा ड्रामे को हिट करवाते हैं। वो छोटे छोटे स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। मुल्तान सुल्तान के वो स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स जो ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई मुल्तान सुल्तान इज़ डूइंग सो वेल। और बाकी टीमों के वो छोटे छोटे रोल करने वाले ना, वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि कई दफ़ा आपकी जिस तरह आपने बताया कि पेशावर मुल्तान सुल्तान का जो मैच आ रहे थे, उसमें 2-3 कैरेक्टर्स ने अच्छे, जो ओवरसीज बैट्समैन थे, उन्होंने मिलान ने 52 कर दिया था। अब 52 करने के बाद वो मैच नहीं जीते इतना, तो इसका मतलब है वो छोटे छोटे रोल उस दिन उनसे निभाए नहीं। और मुझे भी उसका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ, डेविड मिलान को मिडल में भेजा, उसको वो शफल भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं, और रिजवान ने कहा भी था। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात सुन रहा था, ये कभी भी याद रखिएगा, 2-3 मैच लगातार, जो कि रिजवान की क्वालिटी भी है, उनकी मैनेजमेंट की क्वालिटी ये है, क्योंकि मैं उनके साथ उस ड्रेसिंग रूम में रह चुका हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, 2-3 मैच आप हार भी जाओ ना, तो वो ना गिव अप नहीं करते, वो लोगों को कॉर्नर्स में नहीं जाने देते, इफ एंड बट्स पे नहीं आते, वो जल रखता है रिजवान। उनके रिजवान की सबसे बड़ी खूबी है, वो हारे दिन ज़्यादा ऊंची आवाज़ें मारता है, चैंपियन चैंपियन। मैंने कहा श्रूड है, ही इज़ वेरी श्रूड, मतलब श्रूड अच्छे लफ्ज़ों में भी है, यू नो, श्रूड का मतलब ये कई दफ़ा हम कहते हैं बड़ा श्रूड है, वो बंदा नेगेटिव भी ले लेता है, वो स्मार्ट है, वो कब का क्या बात पॉजिटिव वे, वो अपनी ड्रेसिंग रूम का हैंड बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। हालांकि कई दफ़ा मुझे लगता है कि उसकी वोकैबुलरी इंग्लिश में नहीं है इतनी तगड़ी, मगर जब वो होल्ड करता है ना कमरे को, ड्रेसिंग रूम में बोलता है, तो एक तो उसका करिश्मा ऐसा है कि वो शर्माता नहीं है, और दूसरी बात है कि जो अंग्रेज़ हैं जो बाहर से आए होते हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये बंदा बॉडी लैंग्वेज इसकी तगड़ी है, ये ही रियली मीन्स बिजनेस। सो आई थिंक वो जो एक कप्तान की लीडरशिप होती है ना, कई दफ़ा मैच हारने के बाद टीमों का और कप्तानों का और मैनेजमेंट का पता चलता है, और मुल्तान सुल्तान गॉट ए ग्रेट क्रेडिट फॉर दैट। आई थिंक जितनी भी उनकी स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, जो उनके टीम ओनर अली हैं या अब्दुलरहमान हैं, या जितने भी दूसरे जो उन्होंने फॉरनर कोचेस बुलाए हैं, दे आर वेरी जेल एट द मोमेंट। हाँ, दो मैच खुदा ना खास्ता अगर इनके ऊपर नीचे जाते हैं, देन वी कैन सी
द बॉडी लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज, रिस्पॉन्ड कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पीजे भाई, जैसे अभी बात कर रहे हैं इनकी मुल्तान सुल्तान्स की, अभी आपने कहा कि ये क्लिक करने की बात है, इसका मतलब एक ये भी लिया जा सकता है फिर जब हम लाहौर कलंदर्स को देखते हैं तो सलाहियत के एतबार से तो वहाँ पर भी कम नहीं हैं खिलाड़ी। राशिद खान नहीं है, ये एक पहलू है, लेकिन जो मौजूद हैं वो क्लिक ही नहीं कर पाए। फ़खर क्लिक नहीं कर पाए, हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है, जैसे सवेरा कह रहे थे कि फॉर्म का भी आपका होना ज़रूरी है, ज़मान की फॉर्म अच्छी नहीं है, हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर साथ उनके जुड़ी हैं। आपको लक भी चाहिए होती है थोड़ी, ठीक है, अगर लक नहीं होती है ना तो अच्छे से अच्छा प्लेयर वो ज़ाया हो जाता है। तो इसके अंदर लक काउंट्स अ लॉट, एंड पर्टिकुलरली इन T20 इन T10 क्रिकेट्स, इवन वनडे, तो लक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। और लक के साथ साथ आपकी फॉर्म भी आ जाती है। अगर एक टॉप प्लेयर बाबर जैसे लड़के का आप छोड़ दो कैच, फॉर्म के साथ साथ लक आ जाती है, लक के साथ साथ फॉर्म हो जाती है, सवाल तो ये है। यस, ये नहीं, ये बड़ा अच्छा इसका आप इस ट्रिकी सवाल नहीं ट्रिकी नहीं, बड़ा सिंपल सा जवाब है, एंड उसी जितना नहीं देंगे। आप मुझे ये बताएं, आप ही इनको बताएं अंग्रेजी का, क्योंकि आपकी अंग्रेजी हमसे बहुत अच्छी है। ये बताएं वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दलेर के साथ लक होती है, क्या कहते हैं? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आप बताइए, ये तो हमारे अल्फाज है ना, हम बताएंगे। लेकिन अब फाउल कर गई है वो। ये लफ्ज हमारा था, जीत वो गई। छोटे छोटे मोमेंट हमें जीतने नहीं दे रहे। हम बने हुए हैं मुल्तान सुल्तान और मुल्तान सुल्तान की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वाकई मतलब आप बहुत दफ़ा ऐसा होता है आपकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई होती है बट यू गेट अनलकी एंड यू गेट आउट। आप उसकी एग्जांपल दे लें ना। अब तो ऑन अ सीरियस नोट आप एग्जांपल दे लें, शान मसूद इज अ गुड प्लेयर विद द वाइट बॉल क्रिकेट। ही कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू विदाउट लेटिंग यू नो। ये ऐसा प्लेयर है, रिजवान की तरह है, बाबर की तरह, ये ऐसा खेलता है। अच्छा, इस हो क्या रहा है, यू नो व्हेन यू गेट स्केर्ड ऑफ गेटिंग आउट, फेलियर के तरह सामने रख के आप जब बैटिंग शुरू करते हो ना, जब आप बॉलिंग शुरू करते हो डर की वजह से, फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी डिक्टेट करती है पूरे मैच में आपको। क्यों, ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो दिलेरी है ना वो मदद करती है आपकी। आपका कैच छूट जाता है, अंपायर आपको आउट नहीं देता, कोई रिव्यू नहीं लेता, क्योंकि किस्मत आपके साथ तब होती है जब यू आर गोइंग टू कम्पीट विद पीपल, यू कॉन्फिडेंस आपका। अब लड़ना है। अब फ़खर जमान क्या है, वो 3-4 मैचों में नहीं हुआ, 2-3 मैचों में नहीं हुआ, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने कहा मैं बारी लेता हूँ फला। कई दफा आप जाएं और जाके कहें सी द बॉल, हिट द बॉल, दैट्स ऑल आई एम गोना डू। आई एम गोना गो आउट एंड फर्स्ट, मैंने पहले बॉल से जाके डक पे आउट हो जाना। मैं देख रहा था लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था, उसको भी फ़खर जमान थोड़ा टाइम ले रहा था। कई दफा गो फॉर इट, अगर मरना ही है तो अपने तरीके से मरो फिर। वो इसलिए फिर ये जो चीजें होती है ना क्रिकेट में, एज ए स्पिनर, एज ए फास्ट बॉलर, एज ए कैप्टन, यू जस्ट लेट द प्लेयर नो दैट गाइस हम 2 मैच हार गए हैं, जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं बैक करूंगा, आपको निकलने नहीं दूंगा। आपको मैंने ये नहीं देखना कि डरते हुए क्रिकेट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। सो इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये उन टीमों को देखें। रिजवान क्या करता है, वो फंसता है, वो टांग रखता है, कोई शॉट ना आए ना आए, टांग रखता है, फास्ट बॉलर, स्पिनर, अच्छा छक्का। पर मुशी भाई, फ़खर जमान को क्या डर है? मतलब फ़खर जमान के पीछे कौन बैठा है लाहौर कलंदर्स में जो फ़खर जमान को डर हो कि मुझे हटा दिया जाएगा? दे नो दैट ही विल बी बैक, ही नोज दैट ही विल बी बैक। इवन देन वो किस बात का डर है? एक्सपेक्टेशन, रेपुटेशन, वो जो होता है, वो डर जो होता है, वो आपका एक मेन प्लेयर होता है। और मेन प्लेयर के ऊपर ना चाहते हुए ड्रेसिंग रूम में आप डिस्कस करते हैं, फ़खर तू मेन बंदा है हमारा, तू फ़खर मेन बंदा है, तू अगर चल गया तो हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे। ये प्रेशर है, और इस प्रेशर को निकलने के फ़खर जमान को एक चीज़ देखे ना, प्रेशर जब हमारे ऊपर पड़ता था कि मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका में मुझे किसी ने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि इफ़ यू बॉल वेल टुमारो, बिकॉज 5वां दिन अब स्पिन होगा बॉल, इफ़ यू बॉल टुमारो फॉर पाकिस्तान वेल, आई थिंक पाकिस्तान हैव अ चांसेस 232 चेज करना था। अब मैं सोचने पड़ गया, ओए मैं मरवा दूँ पाकिस्तान टीम। अब मैंने उस पर प्रोसेस किया है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरी लाइन लेंथ है, यहाँ से मैंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये मेरी फील्ड पोजीशन है, टू वेरी टू बैट्समैन करनी है मैंने। अब मैंने अपने इंटेंट पे, अपने प्रोसेस में फोकस हो गया, और मैंने मैच का आउटकम जेन से निकाल के सोया। जब अगले दिन इमेजिनेशन करके आया तो आपका परफॉर्मेंस नेचुरली होती है। फ़खर जमान को ये प्रोसेस में पढ़ना है, मुझ पे डिपेंड करते हैं। 2 साल मैं जिता चुका हूँ, अब मैंने जाके वही प्रोसेस करना है। अगर मेरे एरिया में आया तो पहला बॉल में पहले ही मॉल से, ये नहीं करना कि मैं लंबा चलना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, कई दफ़ा यू नीड रिमाइंडर, डज नॉट मैटर कितने बड़े प्लेयर हो, कितनी बड़ी एज हो गई है, सम टाइम यू नीड टू गेट रिमाइंडर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। बिल्कुल, एंड यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ एंड सॉर्ट योरसेल्फ आउट बिफोर स्टेपिंग इन द ग्राउंड। वक्त पे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मतलब फिर बात हो रही है मुल्तान सुल्तान्स की निस्बतन दूसरी टीमों से जो बेहतर कारकर्दगी है, जिसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। उनकी इनफरादी तौर पर उनकी क़यादत में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, उनकी हिकमत अमली में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, कप्तान किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को मुतहर्रिक करता है और उनसे उनकी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनसे भी काम लेने में कामयाब हो पाता है। यही वो चीज़ें हैं जो रिजवान के बारे में यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब ने मुख्तलिफ़ वक्तों में गाहे बगाए उसका जिक्र करते रहते हैं, जो कि कायद की हैसियत से उनको मुनफरिद और मुमताज़ बनाती है दीगर खिलाड़ियों से। बिल्कुल। और ऑन द कॉन्ट्ररी आपको फिर दिखते हैं शान मसूद, जो कि अभी तक एक कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जब एक कैप्टन, आपकी तरफ मैं फिर से आऊँगी मुशी भाई, एक कैप्टन जब अपनी फॉर्म पे स्ट्रगल कर रहा होता है उसके लिए और डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है अपनी टीम के लिए। ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट पे लीड करना बहुत ज़रूरी है। लीड ऑन अ फ्रंट, शान मसूद, हैदर, क्योंकि एक फ्रेंचाइज छोड़ के दोनों गए हुए हैं और दोनों की बाउंडिंग बहुत तगड़ी है। अच्छा, ये दोनों को जाने का क्या कि दे हैव टू परफॉर्म, बट एज सम टाइम ना इसका प्रेशर उल्टा पड़ जाता है कि यू डोंट हैव टू प्रूव द पॉइंट इन अ कपल ऑफ गेम्स, यू जस्ट गो एंड प्ले नेचुरल गेम। अब शान मसूद को अब ये लगता है कि मैं स्कोर करूँगा, देन आई हैव टू प्रूव द पॉइंट। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेंस खेल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। आई थिंक मुझे देखता हूँ कई बॉलें ऐसी होती हैं जो चौके वाली बॉलें होती हैं, उनको अर्ली ऑन ना वो मैनेज करने की कोशिश करता है कि मैं लंबा चले जाऊँ, मैं स्कोर करूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा तो फिर मैं कामयाब हो सकता हूँ। और वहाँ पे भी मेरा ख्याल स्ट्रेटजी उनकी यही है कि जिस तरह वो ये खेलते थे डेटा बेस के ऊपर, नंबर्स की गेम खेलते थे कि किस बॉलर को लगाना है बाहर से। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो सारी चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए जब नई इन्वायरमेंट में आप जाते हो तो सिंपल करनी चाहिए चीज़ें, और सिंपल करने के लिए एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि दिलेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। कहीं पे भी आप जाओ अपनी स्ट्रेंथ से ना हटो। अगर आप ओपनर और 6 ओवरों में अगर आप नहीं खुल के खेलते, क्वेश्चन मार्क मिडिल ऑर्डर वाले करना शुरू करते हैं, जैसे कई बैट्समैन हमारे मिडिल ऑर्डर वाले पाकिस्तान टीम के ऊपर वाले बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं, वो बेचारे बोलते नहीं मगर दे से दैट कि जो ऊपर से हमें मिलता है, स्टार्ट मिल जाता है, फिर मिडिल में वो सारे 12-13 ओवर तक खेल जाते हैं, फिर वो एकदम से कहते हैं नहीं ओपनर्स की वजह से नहीं। देखो ना ये अब ये बात क्या है, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शान मसूद को चाहिए कि ही शुड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज ओन गेम, और अगर वो खुल के खेलेंगे, अगर 15-20 भी करेंगे ना 4-5 बॉलों पे, 15-16 भी करते हैं ना 4-5 बॉलों पे, उनके इंटेंट की वजह से उनको इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। उनके फेलियर, कभी फेलियर कामयाबी से इज्जत नहीं मिलती। इंसान की सोच कि वो कप्तान का ईमानदार होना और जाके फ्रंट पे जाके दिलेराना खेलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक शान मसूद बहुत स्मार्ट बच्चा है, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, तो आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड दैट लुक वट एवर हैपन्स इज गॉन, क्रूशल टाइम आ गया एंड आई हैव टू बी ब्रेव नाउ। बिल्कुल। और क्रूशल टाइम में परफॉर्म करना पीजे मीर साहब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब PSL 9 का तीसरा मैच था, जब मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का सामना हुआ था मुल्तान में, और मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत बुरी शिकस्त दी थी कराची किंग्स को। 55 रन से जीती थी मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स के मुकाबले में, और खड़े नहीं होने दिया था टीम को। देखो ना, जब कोई आप कह लो कि कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपको 1-2 विकेट्स मिल जाती है ना राइट टाइम पे, ठीक है, पूरा टीम का मोराल ऊपर होता है। तो जब आपको फेंटी पाटरी होती है ना, तो आपका फील्डर का वो उसका भी सिर नीचे हो जाता है। ये जो अब हम बात कर रहे हैं शान की, शान को मैंने इसका करियर बचपन से इसको देखा हुआ है मैंने, और एंड आई विल गिव क्रेडिट टू हिज फादर, जो कि बहुत पुश करते थे, बड़े बिजी आदमी लेकिन पुश करते रहते थे अपने बेटे को। लेकिन बाद में अब जिस लेवल पे शान पहुंच गया है, जो हमने सोल्यूशन देखना है कि इसको चाहिए कि ही हैज़ टू बी मोटिवेटेड, और क्रिकेट के अंदर आपका अप्स एंड डाउन्स आता है। ये बड़ी लोग बातें करते हैं जी ये आउट ऑफ फॉर्म, आप इन फॉर्म आ सकते हो। जितना आउट ऑफ फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट में विव रिचर्ड्स रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसको नंबर 3 से नंबर 7 तक खिलाते रहते, उसकी फॉर्म आती नहीं थी, फंसता नहीं था कहीं। आज शान को हमने वेस्ट नहीं करना, मोटिवेट करना, एक मोटिवेटर के साथ रादर के 10 मोटिवेटर, क्योंकि 10 आप करोगे वो लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात की थी मुश्ताक ने, आपने कंफ्यूज नहीं करना, आप उसको खिलाओ। और फॉर्म इस तरह आती है क्रिकेटिंग टर्म्स में, ये इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, इधर आएगी, वी जी, दैट इज जो। और आपको फिर जो फॉर्म आती है ना, एक साइकोलॉजिकल फॉर्म आती है, आपके स्वीट स्पॉट पे जब आ जाता है ना गेंद,
आपके अंदर ऑटोमेटिक फॉर्म आती है। याद रखना, जब आपका बल्ले की वो स्वीट स्पॉट का आवाज आ जाए ना, आपको पता है यार एवरीथिंग इज गुड। लेकिन आपके इधर से चोंजी लगे, इधर से चोंजी लगे, चुंझ नहीं लगनी, चुंझ नहीं लगनी। नहीं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बर्मिंघम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता है, पहले मैच के बाद फखर जमान को खिलाया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसने किया था 37 या 35, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट, 37 या 35 किया था, मगर किया था बहुत कम बॉलों में, निकल के खेला था उनके फास्ट बॉलों। अच्छा, उस 37-35 के रन का पता क्या फर्क, हार गए थे पाकिस्तान। हुआ क्या, पाकिस्तान के अंदर एक बिलीव आ गया था कि ये उनको मार सकता है, हम भी मार सकते हैं। सो वो डर निकाल दिया उसने। कई दफ़ा जो आपकी जो फॉर्म होती है ना, एक चौके से आ जाती है, एक बॉल से आ जाती है। इट डिपेंड्स करता है कि आप कितने दलेर हो और कितने क्लियर हो, कितना ये गेम को जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर लें। वो कहते हैं ना कि जितना आपके अंदर दिलेरी और जितना कॉन्फिडेंस और जितना आपको अपने प्रोसेस का पता होगा, उतनी ज़्यादा कामयाबी आपके ज़्यादा मुकद्दर में होगी। हम कई दफ़ा ये गेम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कि तेरा बल्ला नहीं आ रहा, तू सीधा मार, तू इस तरह कर, सी द बॉल एंड इफ़ यू प्रैक्टिस इन द नेट्स। और प्रैक्टिस जो होती है ना, वो डिक्टेट करती है। मेरी बात याद रखिएगा, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, बड़े प्लेयर जो है ना, वो नेट वाली पूरे माइंडसेट को, नेट वाली प्रैक्टिस को वो सीधा मैच में ले जाते हैं, वो क्लियर होके जाते हैं। जो नेट में अच्छा खेल के जाता है, वो उसको कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है। अगर नेट की प्रैक्टिस पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, और नेट की बॉलिंग से कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो फिर मैच के अंदर आपको पसूरी पड़नी है। जो नेट की प्रैक्टिस को मैच के दरमियान ले जाता है, मिडिल में ले जाता है, नेट को उठा के जो मिडिल में ले जाता है अपने माइंडसेट को, अपने वर्क एथिक्स को, वो चैंपियन प्लेयर कंसिस्टेंट। कई दफ़ा एक हवा भी बन जाता है एज अ बॉलर। मैं तो एग्जांपल दूंगा, ये टूर पे थे 93 के वेस्ट इंडीज़, तो ये ग्रेनाडा से वापस आए, एंटीगा आए, मैं पहले था उधर, तो वहाँ अताउर रहमान साहब फास्ट बॉलर, अताउर रहमान कहना पायन मैं रिचर्डसन मैं रिचर्डसन ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੇਂਦ ਕਰਦਾ, मैं छिक्का पा ਦਿੰਦਾ, इधर करा छिक्का की करा मैं कहा लाइन एंड लेंथ लिया। तो अब ये काम आपका फिर टीम के अंदर कोचेज एंड सीनियर प्लेयर्स का होता है, जो आपको गाइड करते हैं। हम लोग बड़े लकी थे कि पीपल लाइक मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, इंतखाब आलम, इंतखाब इतना नहीं, फर्स्ट क्लास में आ गए थे मेरे साथ, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए यही थे लोग। बारी बड़ी बातें करता था वसीम बारी साहब, बारी आपको सिखाते थे, ओ ऐसे कर, ये कर, वो कर, फलाना कर। तो ये जो चीज़ है इंटरनली बड़ी ज़रूरी होती है, ये नहीं है। आई डोंट नो, मुझे आपने कोचिंग की है, ये चीज़ है 100%। आपकी कोचिंग का रूल क्या है? जब आपने इंटरनेशनल या फ्रेंचाइज की कोचिंग करते हैं, आपने उनको ये थोड़ी पता कि तेरा बल्ला नहीं आ रहा है, तेरी कोनी नहीं आ रही। मेंटली यू हैव टू मेक देम गियर अप, और दूसरा मेंटली के साथ साथ उसको टेक्निकली आपने ऐसी स्मार्ट कोचिंग समटाइम नॉट टू लेट पीपल नो कि यू आर कोचिंग, समटाइम स्मार्ट कोचिंग आल्सो नॉट टू कोच इवन। अच्छा, ये इसके अंदर हमने वो स्मार्ट टॉकिंग गाल करने नहीं करने उसी 10 के फंसा देता है, उन्होंने जंप कर दिया। और बड़े सियाने नहीं, पता है जब लाइव नहीं ना आते फिर नहीं इतनी परवाह करते, जब लाइव आते ना फिर बड़ी परवाह करते हैं। आपको क्या लग रहा है हम इतनी खामोशी से क्यों बैठे, हम इसलिए बैठे। मगर अनदर चैलेंज फॉर कराची किंग्स, क्योंकि हम मुसलसल कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, उनके कैप्टन की बात कर रहे हैं, शान किंग ने बात की। The biggest challenge right now for this match today, कराची किंग्स की तरफ से जो स्कोर कर रहे हैं कैरॉन पोलार्ड, ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ नॉट अवेलेबल। वो अनंत अंबानी की शादी में गए हुए हैं इंडिया, सो ही इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ फॉर दिस मैच। एक और सेटबैक होगा ये कराची के लिए, फेसिंग मुल्तान सुल्तान, द वेल सेटल्ड टीम, एंड देन द स्टार प्लेयर ऑफ कराची किंग्स हु इज़ स्कोरिंग रन्स इज़ नॉट अवेलेबल। आई थिंक ये इनको पहले से पता होगा, क्योंकि पोलार्ड जो है ना, पिछली दफ़ा मुल्तान सुल्तान से जब पिछले साल खेला था, तो 2 दिन के लिए वो बीच में 4 के दिन का गैप आया था, तो 2 दिन की एक मैच उसने मिस किया था और 2 के दिन रेस्ट किया था। ही वेंट टू सी हिज फैमिली। सो आई थिंक ये लोग अच्छा करते हैं कि पहले अपनी मैनेजमेंट को बता देते हैं कि मुझे ये डेट्स को मैंने शादी पे जाना है। पर इसके लिए ना, उसके लिए ऑब्वियसली कराची ने डेफिनेटली कोई ना कोई बैकअप तो किया है, वो तैयार हो गया। आई थिंक आपको ना ये पीजे मीर साहब ने पहले ना बड़ी अच्छी बात की थी, जब आप ड्राफ्टिंग में लोगों को पिक करते हैं ना, अपने प्लान्स को सामने रख के करते हो कि मैं जब बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मेरे पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ों को एलिमेंट देख के फिर आप अपनी टीम को बनाते हैं। और कई दफ़ा ना आप ना एक बस कोशिश करके ना मगरों लन दो,
इसको लफ्ज़ कहते हैं, वो जो मगरों लाना होता है ना, कई दफ़ा ये बैकफायर इतना बुरा करता है। क्या मतलब होता है इसका? मगरों लाना मतलब कि जान छुड़ाना, मतलब कि वो जान छुड़ाना, जान छुड़वाना होता है। और जान छुड़वाने का फ़ायदा मुश्किल क्या होती है? आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट मीन दैट, मे बी ये मैं गलत हूँ, मैं अपने अल्फाज को इसलिए गलत कह रहा हूँ कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है। 6 मैच लगातार जब आप हारते हो ना, तो फिर आप जान छुड़वा के जब ड्राफ्टिंग में जाते हो, कहते हो हर चीज़ हो जाएगी और उसके ऊपर काम नहीं करते और इस गेम के ऊपर प्रोसेस में नहीं जाते, तो फिर रिजल्ट्स इस तरह के फिर जो आते हैं ना, फिर लंबे आते हैं, गंदी फॉर्म लंबी चलती है जब आपको अपने प्रोसेस का नहीं पता होता। सो आई थिंक पोलार्ड के जाने से इनको आज बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ही वॉज नॉट ओनली स्कोरिंग रन्स एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मैन टू हैव इन द फील्ड। यस, अ वेरी गुड फील्डर। मतलब अगर पोलार्ड के ऊपर से कोई बॉल जा रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो कैच ना हो जाए। तो यस, ये बड़ा सेटबैक है। ये आपने मुशीबे अभी कहा कि मगरों ला पीछे ही पै गए। कभी कभार ये बैट्समैन फॉर्म जब उसकी नहीं लगी होती तो वो भी गेंद बॉलर उसके कोई पीछे पड़ जाता है। एक मतलब मैंने सुना कि सईद तेंदुलकर सुना रहे थे कोई कि वो देबाशिश मोहंती थे टोरंटो में जब मैचेस हो रहे थे, वो यार पता नहीं लगता, अच्छा भला खेल रहा हूँ, इधर से इधर करूँ इधर से आउट कर देता, इधर करूँ इधर से आउट कर देता। कुछ इस किस्म की कोई आपको याद पड़ती कि कोई बैट्समैन आप किसी के पीछे पड़ गए और जान ही छुड़ा रहे हो कि मुशीक इधर करना आउट उधर करना आउट? हाँ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, 1-2 साढ़े भी सीन हमारे साथ भी सीन। ये होता है ग्रेट ब्लूइट, उसने 300 लगातार आते ही अपने ना टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ किए ऑस्ट्रेलिया में। अब उसकी बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, वो अल्लाह का शुक्र है उसको मेरी गुगली बिल्कुल समझ नहीं है। वो मैं मुंह च करता थी गुगली तो डंडा उठ जाता, वो मैं पीछे करता था वो आउट हो जाता। वो 3 मैचों में 4 मैचों में ऑस्ट्रेलिया में उसको ने 1-10 स्कोर नहीं किया बेचारे ने, और उसके बाद वो ड्रॉप हो गया था। तो मैं फिर बैठ के ना एंजॉय किया। कभी कभी मैं ये कहता हूँ अपने आप को, चल तू ही तो किसी ने बाहर करवाया। ये सही है, क्योंकि मैं फॉर्म तो लोगों की बहुत वापस लेके आऊँ, बाहर बहुत कम लोगों को। ये ज़्यादा एंजॉय किया भैया भाई नहीं, ये होता है। अब देखो, ये टीम स्ट्रैटेजी होती है। हमें पता है शाह मसूद रंजन नहीं कर रहा, जो दूसरा कैप्टन है वो अपने बॉलर्स को ज्यादा इनकरेज करेगा कि इसको विड्थ ना दो, इसको बीच अंदर खिलाओ। आप ये होती है कि वीकनेस आप पकड़ते हो अगले की, अगले का, क्योंकि कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है अगर, और आप इस पर ज्यादा जब प्रेशर डालते हो वो और ही क्रम्बल कर जाता है। तो कमिंग बैक टू द कोच, बिल्कुल सही बात है, वो खेलो तुम अपनी शॉट्स, डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ, खेलो। क्योंकि दूसरे ने जब आप नीचे होते हो ना, ये दुनिया का एक दस्तूर भी है, जो नीचे है सब ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट के अंदर भी यही है, जो बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है उसको आप हमेशा कोशिश करते हो इतना प्रेशर डाल दो दोनों साइड से कि वो उठे ही ना, और वो आप एडवांटेज उठा सकते हैं उस सिनेरियो का। अब ये जो हम पीएमवी साहब हम कोचिंग करते हैं ना, तो इसमें हमारी लैंग्वेज का, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, व्हाट टू से, व्हेन टू से, हाउ टू से, वेयर टू से, ये 4-5 मोटे जो ना बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे बैट्समैन और आपकी फॉर्म नहीं लगी और मैं आपको कह रहा हूँ कि जाके आपने मारना है, अब मेरा मैसेज देखिएगा, आप लोग व्यूअर्स हैं और आप सुन रहे हैं, डू यू थिंक सो दैट मैसेज इज गुड इनफ एज अ कोच? इफ आई एम सेइंग टू पीजे मीर साहब, यार आपने निकल के छिक्का मारना है पर आउट नहीं होना। अब ये दिस इज नॉट अ ग्रेट मैसेज, आई एम एक्चुअली पुटिंग हिम मोर अंडर प्रेशर। यार शान, अगर आपने 6 ओवरों में हमने 50-60 करना है पर मेक श्योर विकेट भी ना गिरे, तो यू हैव टू प्ले बिट मोर पॉजिटिव। ये मैसेज कॉम्प्लिकेटेड मैसेज होता है, बड़ा सिंपल मैसेज है, डोंट वरी अबाउट इट, यू गो एंड सी द बॉल एंड हिट द बॉल। जो एरिया में जिसको जिस तरह आप समझते हो, जो चीज़ आपको यहाँ तक लेके आई, बड़ा प्लेयर बनाई ना, उसके ऊपर जाओ। और हमें 6 ओवर में 60 करना है, किस तरह करना है, अप टू यू। डू व्हाट यू आर बेस्ट एट, एंजॉय योर गेम, लव द गेम, द गेम यू लव। कोच को जवाब मिलता है, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, कब क्यों कैसे, हाँ कब क्यों कैसे, हाँ तुझे समझे नहीं आली। जवाब मिलता है। हमने इनको सालिया और तरक्की करती है। हम देखिए एज में इनसे बड़े हैं दोनों, और एज से भी बड़े हैं, और बातें आपने करती रहनी है, हाँ करते रहना, फिर मेरे साथ और जो है आप बातें करते रहेंगे, मगर हमारे साथ जो है वो कादिर ख्वाजा इस वक्त मौजूद हैं। और एक डिस्कशन कल हमने की थी और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से बात हुई थी कि क्या तैयारी है इस वक्त, बिकॉज लुकिंग एट द स्टेडियम्स ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, आई एम सॉरी टू से इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। आपको लोग आते हुए नहीं दिखते, लोग आते हैं तो लोग कंप्लेन करते हुए दिखते हैं। आपका जो स्टेडियम एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं हो रहा।
फिर उसके बाद लिमिटेड आपके पास कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम आज जहां मैच होगा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, जहां पे जो है 34,000 की कैपेसिटी है, उससे बड़ा कोई स्टेडियम नहीं है। फ्लड लाइट्स आपकी इतनी पुरानी हो गई हैं कि वो अभी तक दुनिया जो है वो एलईडी लाइट्स पे चली गई है, मगर हम आज तक हेलोजन और मरकरी लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जब वो लाइट अगर बंद हो जाती है तो उसको ठंडा होना पड़ता है वापस चढ़ने के लिए, क्योंकि वो गर्म होती है तो वो फिर ब्राइट होती है। सो यस, ये सारे मसले, ये सारी मुश्किलात हैं। सो कादिर को हम कहते हैं खुशामदीद अपने शो में। कादिर, क्या अपडेट है? क्या इस पीसीबी गियरिंग अप फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? न्यूजीलैंड की टूर के बाद कुछ है खबरें ऐसी? देखिए सवेरा, पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो पुराने तर्ज के बने हुए हैं, उनमें अपग्रेडेशन कभी देखने को नहीं मिली। ये पूरी दुनिया में मजाक इस चीज का बनता रहा है हमेशा से। एक रावलपिंडी में जो शादी ब्याह की कुर्सियां होती हैं उनको रेंट आउट किया जाता है, कोई बाकायदा तौर पर इंक्लूजर्स नहीं बनाए गए, कोई अच्छी सी लाइटिंग नहीं। जिस तरह आपने भी देखे, आपने वर्ल्ड कप कवर किया, हमने भी किया, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के जो स्टेडियम है वहां पर उसके एमसीजी का देखे, फिर उसके बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में देखे, और बाकी दुनिया के जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उनमें वहां पर जो है वो एलईडीज है, एसएमडीज नस्ब है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि हैलोजन लाइट्स हैं और जो फ्लड लाइट्स हैं वो पुराने तर्ज की हैं, पुराना स्टेडियम है, इंक्लोजर पुराने। लाहौर में चूंकि हॉस्पिटैलिटी बॉक्स नए बनाए गए थे, और अब जो है वो हमारे पास जो ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि अगले बरस जो चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम्स को नई शक्ल दी जाएगी। जबकि पीसीबी की जानब से दिए गए फैसले के मुताबिक कदाफी स्टेडियम लाहौर में गुंजाइश बढ़ाने के लिए डबल स्टोरी स्टैंड तैयार किए जाएंगे, जबकि इम्कान है कि न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद कदाफी स्टेडियम पर इस पर काम शुरू हो जाएगा। जबकि नेशनल बैंक जो स्टेडियम कराची है उसको भी इसी तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा, और इसी सिलसिले में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी करेंगे। जबकि जराए का ये मजीद कहना है कि मोहसिन नकवी के दौरे के बाद कराची स्टेडियम की अपग्रेडेशन का हतमी प्लान तैयार किया जाएगा, जबकि रावलपिंडी में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और फिक्स कुर्सियां लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। सो फ्लड लाइट्स पे भी काम होगा कोई कुछ, मतलब हम एलईडीज की तरफ जाएंगे, सम सोलर पैनल्स और समथिंग लाइक दैट? देखिए ज़मीरा, अभी जो फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी पे मंसूबा जो अभी तैयार किया गया है उसमें सिर्फ अभी स्टेडियम के अपग्रेडेशन और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और इसके साथ साथ जो चेयर्स है वो नई तर्ज की और नई जदीद लगाई जाएंगी। आपने लाहौर में देखा, लाहौर में, कराची में कुछ अर्सा कबल जो है वो रवीज राजा के दौर में भी अपग्रेडेशन हुई थी, हल्की फुल्की सी हुई थी, जिसमें आप ये देख लें कि जो पैटर्न इंक्लोजर था उसमें उन्होंने डगआउट बना दिया। फिर उसके बाद जो मीडिया जिधर बैठता था, डिपार्टमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कदाफी स्टेडियम में, उसको तब्दील करके उन्होंने जो है वो जो मेजबान टीम थी और गेस्ट टीम थी उनके डगआउट्स बनाए गए, उनके ड्रेसिंग रूम बनाए गए। तो इस हवाले से अब जो है वो मजीद ये इतलात हैं कि एजिंग की कुर्सियाँ और उसके साथ साथ जो है वो स्टेडियम की अपग्रेडेशन और स्टेडियम के स्टैंड जो है उनको ग्राउंड से ज्यादातर करीब किया जाए। क्योंकि अभी आप कदाफी स्टेडियम में देखें तो कदाफी स्टेडियम में जहां पर इंक्लोजर्स हैं उन वहां से लेकर ग्राउंड बाउंड्री रोड तक जो है वो बहुत डिस्टेंस है, जिससे मैच जो है वो देखा नहीं जा सकता करीब से। पूरे दुनिया के स्टेडियम जो है उनमें इंक्लोजर्स और सीट जो है वो क्लोज होती हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो काफी तकरीबन आप ये देखें कि 100 मीटर या 200 मीटर का फासला होता है बाउंड्री रोड से स्टैंड तक का। तो इसलिए अब इस चीज की अपग्रेडेशन होगी और लाहौर, कराची, रावलपिंडी ये पहले तीनों स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा, फिर मुल्तान की बारी आएगी। उस्मान, ये आप, मैं पीजे मीर बोल रहा हूँ, ये मुझे बताओ कि ये कोई क्या कादिर, ये मुझे आप बताओ कि 6 महीने से पीसीबी को कहा जा रहा है, अभी आपने रेफरेंस दिया है लॉर्ड्स का, मेलबर्न का, एमसीजी, सारों का, वही स्टैंडर्ड की वही स्क्रीन्स हम यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं, ये कंपनी है जो उनको सबको देती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाटएवर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस पर क्यों नहीं काम कर रहे, जब वो कंपनी कह रही है भाई हमने पूरी दुनिया में लगाया, टाइम स्क्वायर लगाया, हर चीज़ लगाई, ये यहाँ क्यों डिले कर रहे हैं ये? मीर साहब, बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया इस चीज का। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड ले जाऊं
जो ये पिछला द्वार अभी गुजरा है जक्का अशरफ साहब का, उसके पहले नजम सेठी साहब का, तो मैनेजमेंट कमेटी को बाकायदा तौर पर एक डॉक्यूमेंट्स और एक ऑर्डर जारी किया गया था आईसीसी मिनिस्ट्री की तरफ से कि कोई भी आपने हतमी फैसला नहीं लेना, आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, इस वाले से कोई भी आपने बजट अप्रूव नहीं करना। तो उनके पास अथॉरिटीज कम थी। अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस हो चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो चुके हैं मोहसिन नकवी, तो अब उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अब जो भी चीजें बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो उनके पास पूरी अथॉरिटी है। तो अब जो है वो ये जरूर होगा, ये एसएमडीज पहले भी अप्रूव हुई थी रमीज राजा के दौर में, लेकिन वो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो बाद में डिजिटल जो एसएमडीज थी वो नस्ब नहीं हो सकी, स्कोर जो कार्ड शीट थी वो टेबल था वो भी नहीं अपग्रेड हो सका। लेकिन अब जो लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन 3 स्टेडियम्स के जो बाकायदा तौर पर अपग्रेडेशन मंसूबे हैं उनमें ये भी शामिल है। बिल्कुल। अच्छा, अपग्रेडेशन की तो बात हो रही है कादिर, कल 2 मैचेस PSL 9 में थे जो कि नहीं हो सके, लोग टिकट्स खरीद कर, बहुत रश था रावलपिंडी के स्टेडियम के, बारिश के बावजूद लोग आए थे मगर मैचेस देखने को नहीं मिले। उस पर क्या अपडेट है, किस तरह वो रिफंड हो रहे हैं टिकट्स? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई थी सवेरा। कादिर, टिकट रिफंड्स की बात कर रही हूँ मैं, जो कल 2 मैचेस नहीं हुए उसकी रिफंडिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह हो रहे हैं टिकट रिफंड? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से सवेरा अभी बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है और जिस हवाले से उन्होंने तमाम तर जो कंप्लीट रिफंड है टिकट की, उसके हवाले से उन्होंने बताया है कि टिकट जो बायर्स है वो 12 मार्च तक जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं रिफंड, और उन्होंने बाकायदा इसका एक लिंक भी जारी किया है। जबकि टिकट बायर्स जो है उनको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो यूज जो उन्होंने किया था वो साथ रखना फिजिकल टिकट के लाजमी होगा, जो एक उन्होंने बाकायदा तौर पर बूस्ट बनाए हैं और जहां पर जो कॉर्पोरेट और इवेंट वेबसाइट्स हैं वहां से उन्होंने परचेज किए हैं वो वहां पर उसको अप्लाई भी करेंगे, और जहां पर उनको फिजिकल जाना पड़ेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखेंगे। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि पूरी उनकी टिकट जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। अगर एक भी मैच होता तो फिर टिकट रिफंड नहीं हो सकती थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एलामिया जारी किया है कि उनके लिए 12 मार्च एक डेट मुख्तस कर दी है, तो उसमें जो है उसके अंदर वो अपने टिकट रिफंड जो है वो उसकी अपील फाइल कर सकते हैं और फिजिकल तौर पर पैसे ले सकते हैं। अच्छा कादिर, जब PSL चल रहा है साथ ही साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है या आने वाले दिनों में गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के हवाले से भी कोई बातचीत सुनने को मिल रही है? जी कादिर साहब, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। कादिर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की तरफ जाया जाएगा एक मरतबा फिर? हेलो कादिर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की खिदमात हासिल करने पर सोच रहा है, इस हवाले से क्या इत्तलात है? बिल्कुल बिल्कुल हाफिज साहब, इस चीज़ पर कोई राय, जब हमने ये खबर दी थी कि जो टीम डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज, जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 सीरीज ही मिली थी, उसके बाद जो है वो उनको पसंद नहीं किया जा रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए जो अहदेदार आए हैं, नए चेयरमैन आए हैं, उनकी तरफ से वहाब रियाज जो हमने देखा था जब ये मोहसिन नकवी साहब ने जब मुंतखब हुए थे चेयरमैन, तो वहाब रियाज जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने मोहम्मद हफीज से मुलाकात करवाने की कोशिश की थी मोहसिन नकवी साहब से, लेकिन जो है वो मोहम्मद हफीज की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद खबरें ये सामने आई कि मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सफर यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन उसके बाद एक मजीद ये खबरें आई चेयरमैन ऑफिस से कि उन्होंने वो चाहते हैं कि गैर मुल्की कोचेज आए, हमारे जो मुल्की कोचेज हैं वो इस तरह अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते और प्लेयर जो है उनसे अनकंफर्टेबल है, तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि गैर मुल्की कोचेज आए। तो अब ये इसका टास्क जो है वो ज़राए हमें बताते हैं कि वहाब रियाज को सौंपा गया और वहाब रियाज जो है वो गैर मुल्की कोचेज से रास्ते में, अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन और हमें टिप्स देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कादिर ने यहाँ पे की हैं, कोच से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को उस लिहाज से आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है
जो मैच होने वाला है कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के वाले से। मगर फिर ज़रा बात हमने थोड़ी सी डीरेल करके, और कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया था, जो उनसे हमने बात की अपग्रेडेशन के बारे में, स्टेडियम की अपग्रेडेशन। मगर उसके बाद हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और जो जनरली मैं कहूँगी पाकिस्तान क्रिकेट का वीक पॉइंट भी बन चुका है, दैट इज़ कोचेस, फॉरेन कोचेस और लोकल कोचेस। इट इज़ ऑलवेज बीन अ डिबेट हियर इन पाकिस्तान। और अब फिर मैनेजमेंट बदलती है, किसी को चाहिए होते हैं लोकल कोचेस, मैनेजमेंट चेंज होती है, किसी को चाहिए होते हैं फॉरेन कोचेस। नाउ दिस मैनेजमेंट, जो कि कादिर ख्वाजा स्टेट करते हैं, बताते हैं कि नाउ दिस मैनेजमेंट वांट्स फॉरेन कोचेस। पीजे मीर साहब, एब्सोल्युटली रॉन्ग। I've always protested against in front of every chairman कि हमारे पास अपने लड़के हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने हमारे ऐसे लड़के लगाए हैं जिनकी मैन मैनेजमेंट नहीं है। भाई कई दफ़ा हमने ऐसे स्टार क्रिकेटर्स, देखो ज़रूरी नहीं है कि स्टार क्रिकेटर जो होगा वो मैन मैनेजर भी होगा। तो आपके पास यहाँ बड़ा ये बैठे हैं यार, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, वो कहने के शायद मैं तुम्हें पैसे देते हैं इस गल। सीरियसली, इफ ही कैन कोच वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड एंड अदर्स एंड टेक, दूसरे कंसल्टेंसी लेते हैं, बात कर, यार कुछ तो है ना उसके अंदर। तो मैं अपने मुल्क के अंदर ये अगर बंदा बैठा हुआ है, तो मैं अगर इसकी खिदमत ना लूं तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। आई विल स्पीक टू द चेयरमैन। This chairman is a listening chairman. मोहसिन नकवी साहब सुन रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा मोहसिन को, he's a listener. He's a listener, and of course he needs guidance because अब वो आए हैं, इनको चाहिए कि अच्छे लोग रखें अपने साथ, जिसको मर्जी लेके आए, अच्छे लेके, लेकिन फॉरेन कोचेस नो, absolutely not. क्यों? Language barrier. He doesn't know the climatic conditions in Pakistan, domestic conditions in Pakistan, domestic infrastructure of cricket in Pakistan, and of course, जो उसको आपने दिखाया हुआ है, एक इंटरनेशनल पेडेस्टल दिखाया हुआ है, उसने इन लड़कों को देखा हुआ है इस लेवल पे, इस स्ट्राटा के अंदर। आपने यहाँ दिखाना है, कोच इधर बनता है, आपकी एकेडमीज के अंदर। अच्छा, एक मर्ज हो सकता है, मतलब लेट्स से हेड कोच जो है वो आ जाए फॉरेन, और उसके बाद उसके पास सारे कोचेस जो हैं वो हमारे अपने लोकल कोचेस हो, ऐसा मर्जर बन सकता है? ये कई मुल्कों ने किया हुआ है, ये इस तरह कर लेते हैं अगर आप उसको रखें। लेकिन आप ट्रस्ट अपने आप को क्यों नहीं करते? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इनका रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड आप इनको बुला लेती है, तो मुझे क्या तकलीफ है पाकिस्तान में बैठ के कि मैं इनसे क्यों ना खिदमत इनकी हासिल करूँ? मुशी भाई, वुड दैट बी अ बेटर सिनेरियो कि देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ मे बी? देखिए, इनकी पीजे मीर साहब की अपनी राय है। मैं तो एम्बैरस फील कर रहा था जब ये मेरे बारे में बात कर रहे थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पता नहीं उसमें पता है कई दफ़ा लगता है कि लाइक आप एक चैनल पे बैठे हुए हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड बाउंडिंग। तो ये मुझे इनकी आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हिम कि ही थिंक अबाउट वेरी पॉजिटिव अबाउट मी एज माई कोच, एज अ कोच। जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है ना इंटरनेशनल, 14 साल 15 साल से जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, देखें आपने जब प्लेयरों की बात सुनना शुरू कर देते ना कि प्लेयर अनकंफर्टेबल होते हैं लोकल कोचेस से, यू गॉन, यू ब्रिंगिंग पीपल व्हाट पीपल नीड्स। समटाइम यू नीड अ पीपल हु एक्चुअली मेक डिसीजंस एंड मेक थिंग्स बेटर। उसके लिए 2-3 चीज़ों को प्रोसेस का ज़हन में रखना चाहिए आप। ठीक है। उसका ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये बंदे को जो मैं रखने लगा है, इसके कौन कौन सी जगह पे जाके इसने कोचिंग की है, क्या क्या इसकी वैल्यू है, क्या क्या परफॉर्मेंस है। नंबर 1 मैथ्यू हेडन को रखा हमने, ठीक है। मैं ये बता सकता हूँ कि ही हैजंट गॉट द क्रिकेटिंग कोचिंग एक्सपीरियंस। नहीं चलता बंदा। पाकिस्तान के फेलियर्स काफ़ी दफ़ा हैं कि आपने फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की, बड़ा नाम लेके आने, इन्होंने खुद ही कह दिया यू नीड प्रोसेस। किसी चीज़ को भी हैंडल करने के लिए ना, ये बहुत ऊंचा जॉब है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट की जॉब है जी। इसमें बंदा कौन सा चाहिए जिसका ऑलरेडी सॉलिड बैकग्राउंड हो, जिसके अंदर एक्सपीरियंस हो, जिसके मैनेजमेंट स्किल हो। कहाँ से पता चलेगा आपको? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो हमें पता चला है कि ही इज़ अ गुड लिसनर एंड ही टेक्स डिसीजन। मैं कहता हूँ हमेशा बाय योर टाइम बिफोर यू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। उसकी वजह पता है क्या होती है कि यू डोंट हैव टाइम, द सीरीज इज राइट एट द कॉर्नर। नहीं, बट वो लोकल कोचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आप उसको बाय करें ना। अगर फॉरेनर देखे, आपके बात ये है ना, आप डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर माइंडसेट। सकलैन मुश्ताक काम करके गए, बहुत अच्छा काम कर गए, उसने पूरी दुनिया में जाके कोचिंग की हुई है। यूसुफ उसने साथ रखा, यूसुफ को 2-2.5 साल ऑलरेडी एनसीए में काम करते हो गए थे जब वो एज ए बैटिंग कोच आया। नाम दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े मैच विनर हैं, एंड दे परफॉर्म्ड वेरी वेल।
अब कोई लाइक करता है, कोई नहीं लाइक करता, यू डोंट हैव टू वरी, यू शुड सी देयर परफॉर्मेंसेस। यू डोंट सी कि जी मुझे अगर मुश्ताक अहमद को कोई कोच अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में थोड़ा सा पीछे में गेम चलाए और उसको फारिग कर दे। ये नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके मैनेजमेंट स्किल भी तगड़े हों, क्रिकेट की अवेयरनेस भी हो और लड़कों के साथ ऑनेस्ट और ब्लंट बात भी कर सके। क्योंकि अगर बाबर को वो कुछ कह सके तो बाबर को उसको ही शुड लिसन, क्योंकि वो बंदा कर सकता है जो, एक तो याद रखिएगा, जॉब सीकर कैन नॉट बिकम अ डिसीजन मेकर एंड कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें लड़ाई भी हो गई थी, पता आपको, उसकी क्या कहते हैं वो, मिसबा, उसको आपने 2 हैट्स बना दिए, चीफ सिलेक्टर एंड हेड कोच। अब मिसबा ने टीम सेलेक्ट कर दी, दूसरे कोच ने उसे प्रोटेस्ट कर दिया, यार की सेलेक्ट की। नहीं आप देखें ना, आप देखें हफीज है ना, हफीज क्रिकेट को तो समझ है ना, पाकिस्तान को सर्व किया। वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हफीज। आपने फास्ट ट्रैक किया ना, हफीज डायरेक्टर क्रिकेट रहता ठीक था, अब वो कोच भी है, सेम टाइम ही इज मेकिंग डिसीजन एज ए हेड कोच, ठीक है, और सेम डायरेक्टर क्रिकेट भी है। आपने एक बंदे को इतनी जिम्मेदारियां कभी मिल जाती है ना, वो बंदे के साथ जस्टिफाई नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि बंदे को इतनी नौकरियां लेनी भी चाहिए, इतनी डिसीजन लेनी भी चाहिए। आप खुद जस्टिफाई नहीं कर, जस्ट खुद नहीं कर, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टची सा मैटर बन चुका है पिछले 3-4 सालों से। हमें बिल्कुल, अब ये पीसीबी आया, अल्लाह करे, पहली बात तो याद रखिए कि अपना टेन्योर पूरा करें। टेन्योर पूरा करने में अभी जो आपने कहा न्यूजीलैंड सर पे है, थोड़ा सा टाइम लें, आप उसके थोड़ा सा रिसर्च करें, रिसर्च करके ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें जिनका एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, उनको बात करें, उनसे पाकिस्तान क्रिकेटर्स से, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम, उनसे पूछें क्या करना चाहिए, उनकी एक एक बंदे की राय लें, डिसीजन ना करें। उन राय के लेके बैठ के, जब आप बैठ के थिंक टैंक के साथ सोचेंगे ना, अल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव चीज निकाल देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, मैं आता हूँ तो मैं अपने बंदे ले आता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। कई कप्तानों को मैंने देखा, कई लोगों को पसंद नहीं करते थे, मगर टीम से कभी ड्रॉप नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था पर्सनैलिटी तो मेरे साथ क्लैश करती है इसके साथ, मगर ही इज माई मैच विनर, ये मेरी टीम के लिए फायदेमंद है। तो आपने कभी कभी अपनी मैं को मारने के लिए ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये मोटी मोटी चीजें होती हैं, इनको बैठ के तसल्ली से आपने रखना, सोचना। भाई स्टेबिलिटी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, स्टेबिलिटी एक इशू है पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब ठीक है, हम अपने लोकल कोचेस की बात करते हैं, वो भी सारे अवेलेबल नहीं है, कोई ना कोई अगर किसी प्रोजेक्ट पे कहीं और है, या सकलैन मुश्ताक ही इज अटैच्ड विद सम अदर टीम, why would he leave that job and come here? या फिर हम फॉरेन कोचेस की बात करते हैं, क्यों कोई फॉरेन कोच जो है अपना कोई असाइनमेंट छोड़ के आएगा, या क्यों कोई फॉरेन कोच इसलिए आएगा कि उससे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का किया जाएगा, बट 5 महीने बाद उससे कहेंगे थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो गई। यही तो प्रॉब्लम है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेसिंग। मतलब मिकी आर्थर के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ, उसको पहले तो बात रखना नहीं चाहिए कि आपने ये देखे ना, व्हाट अ ब्लंडर इज दैट, आई एम सॉरी दिस वर्ड, मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्या बड़ा ब्लंडर है कि एक बंदा एक काउंटी की कोचिंग कर रहा है और उसका हेड कोच है, और ऑनलाइन कोचिंग डिक्टेट कर रहा है अपने हेड कोच को कि ये करना चाहिए, ही इज बिकम अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, और फिर जब वो फारिग होगा ही कैन ट्रैवल विद द टीम एंड ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। सो दैट्स द ब्लंडर जिन्होंने हायर किया था। आई एम सॉरी टू से, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। क्यों? पर पता है क्यों? ये कई दफा आप याद रखिएगा, बच्चे माँ बाप के उसकी तरफ टिल्ट होते हैं जहाँ पे उनको इजीपन मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है। आप कभी भी देखें, जिन घरों के बच्चे जो होते हैं ना, वो इधर से इधर गेमें चलाते हैं ना, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो देखते हैं सिचुएशन किस तरह बैठ रही है। हो सकता है मिकी आर्थर इज अ वेरी गुड कोच, इंटरनेशनल। कभी आपने रिसर्च किया कि कितने ग्राउंडों में कितने इंटरनेशनल कोचेज करके गए हैं और किस बिहाफ पे छोड़ के गया वो? क्या उसको सैक किया गया? क्या वो लड़के निकला? 3 जगहों से मैं एक दफा काउंटी छोड़ के आया था एंड आई वाज वेरी बैड प्रोफेशनल, मैं उनको बीच में छोड़ के आ गया था। 4 साल तक मुझे किसी काउंटी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि हिज एटीट्यूड वाज नॉट ग्रेट, ही लेफ्ट दैट काउंटी विदाउट लेटिंग एनी एक्सक्यूजेस, और ये निकल गया था अपने कोच के साथ लड़ लुड़ के। उससे हुआ क्या, 4 साल तक मुझे हार करने से पहले जब ये बात आती थी कि ही लेफ्ट द काउंटी सेक ऑफ नथिंग, तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा बंदा रखें, क्यों ना ऐसा बंदा रखें जो हमारी टीमों को, हमारे ड्रेसिंग रूम को, हमारी यूथ को लेके चले। ही शुड बी अ गुड ओवरसीज एंड सेम टाइम ही शुड बी अ गुड मेंटोर। मुझे बताएं, 4 साल आपने बैठे, किसी मीडिया ने वाले बात की है? आपने बात की है, आप लोगों ने बात की है, मैं कर रहा हूँ ये बात कि 4 साल जब मिकी आर्थर पहले रहा, ही डन अ गुड थिंग। आपने रिसर्च की, उसका इंटरव्यू लिया कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे छोड़ के आया वो, श्रीलंका से क्या हुआ उसके साथ हुआ है, उसको जो दूसरी साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ, 3 मुल्कों के साथ वो जब छोड़ के आया,
किस बेस के ऊपर छोड़ के आया? क्या उसने मूव करना था एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि ही डन व्हाटएवर ही, और क्या है लड़के गया निकला उधर से? जब आप सारी चीज़ों को सामने रखेंगे आपके लिए डिसीजन करना आसान होगा, क्योंकि ये नियतों की गेम होती है। आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे डिसीजन नहीं करते कि ये सूटेबल है, ये मेरी बात मान लेगा। अगर एक चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये मेरी बात मान लेगा तो यू ऑलरेडी गॉन देन। और रेपुटेशन चेक तो होती है, मतलब आप किसी से रिश्ता जोड़ना ही है ना ये। Absolutely. जब आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं तो आप क्या बैकग्राउंड चेक नहीं करते? Absolutely. आप बैकग्राउंड चेक करते Absolutely. हैं। तो वो बैकग्राउंड चेक करना तो बहुत जरूरी है बिफोर आप पाकिस्तान क्रिकेट से उसका रिश्ता जोड़ना। यही तो कहते हैं ना, प्रोग्राम का नाम ही है जोर का जोड़। जोर का जोड़। तो जब तक आप जोर का जोड़ नहीं होगा तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकेगी। और जब आपकी मैनेजमेंट एक कोचिंग के अंदर इंटरफेयर करती है, ट्रस्ट मी, आप चले जाए लैंकशायर क्रिकेट्स के अंदर भी, वहाँ का जो वो इनका जो कोच भी होता है छोटा मोटा, उसके अंदर कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता, भावे जो मर्जी आ जाए। सॉरी बिल्कुल सही बात की उन्होंने। मैं ससेक्स से खेल रहा था, मैट प्रायर था उनका विकेट कीपर बैट्समैन, इंग्लैंड का प्लेयर। ईसीबी ने कहा कि जी इसको अगला मैच 4 डे मैच रेस्ट करवा दें। हमारे कोच जो ससेक्स का कोच है, जो अंडर एम्प्लॉय है ईसीबी के, वो क्या कह रहा है? कहता है आई एम सॉरी, मेरी ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, ही हैज टू प्ले। या तो इसको आप रिलीज ना करते, अगर हमारे पास भेजा है तो यू कैन नॉट डिक्टेट कि जी इसको खिलाना है कि नहीं खिलाना। दिस इज माई डिसीजन एंड आई एम गोइंग टू प्ले हिम। अब ये क्या हुआ? उस बंदे ने ईमानदारी से डिसीजन किया। मैच हारना या जीतना अलग बात है। इस तरह डिसीजन किए जाते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खुश करने के लिए काम नहीं करते, आप डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी जॉब को जस्टिफाई करने के लिए डिसीजन करते हैं। भाई ये सिर्फ जब हो सकता है ना जब एक इंसान मेरिट पे आया हुआ हो। जब वो इंसान मेरिट पे आया हुआ होगा तो वो ऑन मतलब वो कहते हैं ना, वो लेगा डिसीजन, वो अपने स्ट्रिक्ट डिसीजन ले सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट पे, मगर फिर वो वहाँ का कल्चर है। हमारे यहाँ कल्चर में जरा करके तो देखो, कोई कोच ऐसे करेगा, हमारा कोई लोकल कोच ऐसे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहेगा मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं अपनी बात चलाऊंगा, नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा? अगले दिन वो wouldn't he be sacked? नहीं तो सैक होगा तो फिर हमें ये वो तो फिर हमारी कमजोरी है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें दो राय नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी ज्यादा शफलिंग हो रही है, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है कि चेयरमैन साहब को नहीं पता कि मैं कल रहना है कि नहीं रहना। मतलब रात को एक रिमीज रहता है चेयरमैन, अगले दिन पता दूसरा चेयरमैन आ जाता है। सो पॉइंट ऑफ व्यू जो बड़ा इमोशनल सा, इस पर किसी और शो में लंबी बात लगता है, लंबी डिस्कशन होगी बिकॉज वक्त जो है यहाँ पे खत्म हो गया इस डिस्कशन का। बट एक सैड आयरनी है ये हमारे कल्चर की कि कोई बाहर से आने वाला कोच अगर कोई ब्रूटल डिसीजन लेता है या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेता है, हम बहुत आराम से हजम कर लेते हैं। मगर जब हमारा ही लोकल कोच कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ले या अपने बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट आके सामने खड़ा हो या अपने डिसीजन को बैक करे स्ट्रांगली, तो वो हजम करना मुश्किल हो जाता है। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का। इट इज कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स एट द नेशनल बैंक स्टेडियम कराची। देखते हैं कौन सी टीम आज जीतती है ये मुकाबला। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।